सूर्य हमारे सौरमंडल का कर्ता धर्ता है और हमारे सौरमंडल का कंट्रोल इसी के हाथ में है। हमारी पृथ्वी पर जीवन होने के पीछे का अगर मेन रीजन कहा जाए तो वो सूर्य ही है। हमारे सनातन धर्म में भी सूर्य को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बट आज के एडवांस टेक्नोलॉजिकल एरा में मानव ने अपने विज्ञान के दम पर हर चीज के पीछे का कारण होने की प्रवृत्ति को उसे दूसरी स्पीसीज से अलग बनाता है। कई सारे देशों ने इस यूनिवर्स के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वर्तमान समय में कई सारे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन की स्पेस एजेंसीज ने कई मिशन लॉन्च किए और इन्हीं में हमारे प्यारे भारत देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी 2 सितंबर 2023 को सूर्य के बारे में जानने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इसके पहले हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और ये मिशन सक्सेसफुल रहा था। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। इसके बाद भारत की खूब वाहवाही करी गई और एक बार फिर भारत इतिहास रचने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुका है। आइए आदित्य L1 के बारे में जानते हैं। ये क्यों इतना खास है, इस मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लैग्रेंज पॉइंट्स क्या हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आदित्य L1 मिशन ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जो कि स्पेशली सूर्य को ही स्टडी करेगा। इसे हम स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी कह सकते हैं। अभी तक सिर्फ 3 देशों ने सोलर मिशन लॉन्च किए हैं और अब भारत ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉन्चिंग तक सारी प्रोसेस भारत में ही करी गई है। ये मिशन एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्टैटिक प्लेस पर रहेगा और 5 साल तक सन को स्टडी करेगा। इन सबके पहले हमें सन के बारे में थोड़ा सा जान लेने की जरूरत है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा है। यही हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर भी है जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज घूमते रहते हैं। आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले डस्ट एंड गैसेस के बादल थे जिन्हें सोलर नेबुला कहा जाता है। जब ये डस्ट एंड गैसेस के बादल एक जगह कंडेंस हुए उसके बाद ये आग के गोले में कन्वर्ट हो गया जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। अगर मास की बात करें तो 98.8% मास तो सिर्फ सन का ही है। जब हम अर्थ से सन एंड मून को देखते हैं तो ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं बट एक्चुअल में इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो 1.3 मिलियन अर्थ सूर्य में समा सकती हैं। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन पृथ्वी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और सन का डायमीटर अप्रॉक्स 13,92,000 किलोमीटर है जो अर्थ के डायमीटर से लगभग 109 गुना ज़्यादा है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जिस तरह अर्थ और अदर सेलेस्टियल बॉडी सन को ऑर्बिट करती हैं उसी तरह सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट करता है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसे सेजिटेरियस ए कहा जाता है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर दूर है और सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी को 8,30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है और इसी के साथ ये मिल्की वे का एक चक्कर लगाने के लिए लगभग 25 करोड़ साल का समय लेता है। सूर्य को मोस्टली स्टडी के लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिधर इनर पार्ट में हम कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिंग जोन को देखते हैं, वहीं आउटर पार्ट में हम फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना को देखते हैं। आइए धीरे धीरे इन लेयर्स के बारे में जानते हैं। कोर, यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इतने टेम्परेचर पर यहाँ पर मैटर प्लाज्मा फॉर्म में होता है। कोर में हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर हीलियम में फॉर्म होती है और ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। रेडिएटिव जोन, सन की ये जोन कोर को चारों तरफ से कवर कर लेती है। कोर से जो एनर्जी रिलीज होती है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचती है और यहाँ का टेम्परेचर 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कन्वेक्टिव जोन, इस जोन में कन्वेक्शन करंट फ्लो होने की वजह से एनर्जी फॉर्म होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन सेल्स होते हैं और यहाँ का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। फोटोस्फेयर,
हमें जनरली सन का यही भाग दिखाई देता है और यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और यहाँ की थिकनेस लगभग 500 किलोमीटर तक होती है। इस फोटोस्फीयर में कुछ काले धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम सनस्पॉट के नाम से जानते हैं। इनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस सनस्पॉट के सेंटर को उम्ब्रा एंड आसपास के लाइटर रीजन को पेनुम्ब्रा कहते हैं। क्रोमोस्फीयर ये एक रेड रिंग की तरह दिखाई पड़ता है और हम इसे सोलर एक्लिप्स के टाइम देख सकते हैं। इसकी हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। कोरोना ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो हमें टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम ही दिखाई पड़ता है। बेसिकली ये एक रिंग की तरह दिखाई पड़ता है जो कि देखने में काफी सुंदर लगता है। आदित्य L1 इन्हीं आउटर मोस्ट लेयर को स्टडी करेगा। जिधर हम फोटोस्फीयर की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और वहीं कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यूजुअली हम जानते हैं कि जैसे जैसे हीट सोर्स से बाहर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बट यहाँ पर सीन ही अलग है और इसे ही कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहा जाता है और यही मिस्ट्री सॉल्व करना आदित्य L1 का मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आदित्य L1 जो भी डेटा कलेक्ट करेगा उससे हम सोलर स्टॉर्म्स के बारे में जान पाएंगे। सोलर स्टॉर्म बेहद डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सवाल ये उठता है कि ये आते कैसे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कोरोनल मास इजेक्शन। सन में लगातार एक्टिविटीज होने की वजह से भारी मात्रा में गैसेस एंड प्लाज्मा बाहर निकलता है। ये बेसिकली प्लाज्मा के बड़े बादल की तरह होता है। ये स्पेस में सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड से कई लाख किलोमीटर दूर तक फैल जाते हैं और जब ग्रहों की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो इनकी वजह से सैटेलाइट्स पर भी असर पड़ता है और इसी के साथ जब मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है तो उससे निकलने वाली लाइट एंड पार्टिकल से फ्लेयर्स बन जाती हैं और जब ये फ्लेयर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो तेज लाइट उत्पन्न होती है जिन्हें हम पोल्स पर देख सकते हैं। अर्थ के नदर्न हेमिस्फीयर में जो हम लाइट देखते हैं उन्हें अरोरा बोरियोलिस एंड अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में जो हम लाइट देखते हैं उन्हें अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इन फ्लेयर्स को सूर्य के चमकीले क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है और इसकी वजह से कंप्लीट रेडियो ब्लैकआउट तक भी हो सकता है। सोलर विंड्स सूर्य से निकलकर हर डायरेक्शन में फैल जाती है। इनकी स्पीड 20 लाख किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ये बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड आयनाइज्ड एटम से फॉर्म होते हैं। ये हवाएं जहां तक बहती हैं वह सीमा हीलियोस्फीयर बनाती है जो हमारे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेडिएशन से भी बचाती है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यूज किए गए हैं। वेल्क विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। जैसे कि हम सन का फोटोस्फीयर ही देख पाते हैं और यहाँ लाइट सबसे ज्यादा होने की वजह से सन पर हो रही अदर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये एक्टिविटीज मोस्टली सोलर एक्लिप्स के टाइम ही हमें दिखाई पड़ती हैं। इस पेलोड की वजह से हमें कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में पता चलेगा। सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसमें जो कैमरा यूज किया गया है उसमें कई सारे फिल्टर्स हैं जो कि सन के आउटर लेयर को ऑब्जर्व करेंगे। ये फोटोस्फीयर से निकलने वाले टेम्परेचर एंड सोलर फ्लेयर्स के बारे में जानकारी जुटाएगा और ये यूवी स्पेक्ट्रम में फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर की फोटोज को क्लिक करेगा। इसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और इसरो द्वारा डेवलप किया गया है। आदित्य सोलर एंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों मिलकर सोलर विंड्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करेगा। आस्पेक्ट इसे अहमदाबाद और पापा इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा बनाया गया है। मैग्नेटोस्फीयर ये सोलर मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा जिससे उनकी डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक्सरेज को ऑब्जर्व करेगा और उनकी एनर्जी के लेवल्स के अकॉर्डिंग एक कलर में फ्रेम करके उन्हें मैप में कन्वर्ट करेगा जिससे कि सन के किस पार्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका पता लगाया जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट हैं जहां पर दो सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो जाता है। हम स्पेस में ऐसे कुछ 5 पॉइंट देख सकते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग इक्वल रहता है। इन पॉइंट्स पर सन एंड अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है और ये टग ऑफ वॉर गेम जैसा दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आदित्य को L1 पॉइंट पर ही क्यों रखा गया। इस पॉइंट पर आदित्य को रखने के पीछे का पर्पस ये है कि हम सेम टाइम पर अर्थ एंड सन दोनों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये चीज मून मिशन के टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। कुछ समय के लिए अर्थ छुप ही जाती है, बट आदित्य के साथ ऐसा नहीं होगा। इसी L1 पॉइंट पर सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी भी है जिसे नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज द्वारा लॉन्च किया गया था।
इसी L1 पॉइंट पर रखने की वजह से इस मिशन को आदित्य L1 मिशन कहा जा रहा है। अगर देखा जाए तो L1 पॉइंट भी स्टेबल नहीं है। आदित्य L1 पॉइंट पर ही रहकर बेसिकली उस पॉइंट को ही ऑर्बिट करेगा और इसे ही साइंटिस्ट हेलो ऑर्बिट कह रहे हैं। अगर L2 पॉइंट की बात करें तो ये अर्थ के पीछे है, जहां से सन को ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं हो सकता। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इसी L2 पॉइंट पर ही स्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पर इसे स्टैब्लिश करने का पीछे का कारण है कि यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी। इसे डीप स्पेस में देखना है, इसलिए इसे अर्थ के पीछे रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ पाती है। L3 पॉइंट अर्थ से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। L4 एंड L5 पॉइंट की बात करें तो ये L3 से तो काफ़ी नज़दीक हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एस्ट्रॉयड सन को ऑर्बिट करते हैं। अगर यहाँ पर इसे रखा गया तो ये उन एस्ट्रॉयड से हिट कर सकता है, इसलिए L1 पॉइंट आदित्य के लिए सबसे परफेक्ट होगा और इसी वजह से इसे नाम दिया जा रहा है आदित्य L1। जैसे जैसे धरती सूर्य के चक्कर लगाएगी, ये हेलो ऑर्बिट में रहकर अर्थ के साथ ही सन को ऑर्बिट करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इस मिशन के साथ कई सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। अगर ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी अर्थ के पास रह गया तो अर्थ को ही ऑर्बिट करने लगेगा, जो कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। और अगर सन के ज़्यादा पास चला गया तो ये न्यू ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा, जिससे कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं स्टैब्लिश हो पाएगा। और अगर ये सन और अर्थ दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस जोन से बाहर हो गया तो ये डीप स्पेस में खो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आदित्य L1 अगले 5 साल तक रहेगा और सन को ऑब्जर्व करेगा। आई होप कि ये मिशन सक्सेसफुल रहे, जिससे कि हमें सन के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानकारी पता चल सके। लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड साथ में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।